हाय स्टूडेंट्स, हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें किसी भी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, चाहे वो डिटरमिनेंट 1 by 1 ऑर्डर का हो, 2 by 2 ऑर्डर की हो, 3 by 3 ऑर्डर का हो, इनका डिटरमिनेंट्स हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। नाउ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट मैंने आपको कहा था, जो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा है उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 आपको कंप्लीट करना था, एंड 4.2 को भी मैं रहने देता हूँ। पहले मैं 4.3 पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे सीक्वेंस ज़्यादा बेटर होता है। सो फर्स्ट हम लोग 4.1 के बाद 4.3 के कंसेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अदर बुक्स है तो सारी बुक्स का कंसेप्ट तो सेम होता है, जैसा आप जानते हो। कहीं से भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंसेप्ट हर बुक्स की सेम होती है। तो मैं एक यूनिवर्सल कंसेप्ट देता हूँ जिससे आप जितने भी बुक्स है किसी से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं कंसेप्ट देता हूँ, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। तो हम लोग फर्स्ट में जो है वो पढ़ चुके थे डिटरमिनेंट क्या होता है, जिसमें हमने बताया आपको 1 by 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एंड थर्ड था 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। उसको मैं एक और मेथड से बताया था आपको, सेल्वस रूल के मेथड से। वो सीबीएसई में अप्लाई तो नहीं करते हैं, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। आज जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ा है उसका कुछ बेसिक एप्लीकेशन सीखते हैं। एप्लीकेशन तो और भी बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग चैप्टर्स में एप्लीकेशन इसके आएंगे, बट 2-3 बेसिक एप्लीकेशन है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे समझते हैं कि डिटरमिनेंट को अप्लाई कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप देख भी रहे होगे बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 is। एक डिटरमिनेंट का, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अगर उसकी वर्टिसेस गिवन है। अगर आपको याद होगा क्लास 10th में भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो कि किसी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स है तो उसका एरिया क्या होता है। आपको याद होगा, आपने लिखा होगा एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉड x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ऐसा आई होप आप क्लास 10th में इस तरह से एरिया इवैल्यूएट करने के लिए सीख लोगे। ये आया कहाँ से ये पूरा टर्म? वो इस डिटरमिनेंट से ही आता है जो क्लास 10th में आपने लर्न किया था। इस चीज को, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या चीज वो था, है ना। सो अभी तो हम लोग डिटरमिनेंट के हेल्प से एरिया निकालेंगे। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट के मेथड से भी निकाल सकते हो। सो देखते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है उसका हमें वर्टेक्स गिवन है, ए वर्टेक्स गिवन है, बी वर्टेक्स गिवन है, सी वर्टेक्स गिवन है और एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ मॉड। मॉड का मतलब होता है ये जो भी चीज आ रहा है, एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकती है। कोई भी आप डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर रहे हो, इसका वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट एरिया हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे। यहाँ मॉड लिखने का मतलब है इसके रिजल्ट का मॉड लेना है। मॉड लेना है मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लिखते क्या है? एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉड। अगर हमें ये तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो फर्स्ट रो में लिखना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। 1 अपने आप से लगा देना है और x1 y1 सभी में गिवन होगा, xy का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। तो फर्स्ट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर आप ऑर्डर को चेंज भी कर दोगे तो इससे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगी, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और जो क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला कैसे आएगा? अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दोगे ना तो वो ऑटोमेटिक क्लास 10th वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। खैर अभी हम 10th पे नहीं जाएंगे, हमें बस किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखना है। 1-2 ट्रायंगल्स लेते हैं और उसकी एरिया को इवैल्यूएट करते हैं। सो सपोज ये एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है -1, 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 5, -1 या 5, कुछ भी ले लो आप, 2 ले लेते हैं, 5, 2। इस ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है। ओके, सो लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या लिखना है आप जानते हो, फर्स्ट में लिखना है आपको हाफ, फिर मॉड का साइन देना है, मॉड ऐसे साइन होता है, उसके बाद x1 y1 सॉरी हाफ मॉड x1 y1 1। अब x1 के प्लेस पे क्या है 2 3 1, नेक्स्ट होगा -1 0 1, ये 1 एक्स्ट्रा लगाना है आपको 5 2 1, सो दैट ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाए। नाउ एरिया इक्वल्स टू हाफ, मॉड के लिए ऐसा साइन ले लेते हैं 2 लिखने के बाद corresponding रो कॉलम कैंसिल, इस 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा 0 × 1 0 -2 × 1 2। आफ्टर दैट फर्स्ट रो के थ्रू आप एक्सपेंड करो तो 2, नेक्स्ट आएगा -3 और corresponding रो कॉलम कैंसिल, -1 × 1 -1 5 × 1 -5 और फिर 2 3 फिर +1 एंड corresponding रो कॉलम कैंसिल -2 -0 है ना। सो एरिया इक्वल्स टू होगी हाफ -2 × 2 -4, यहाँ -6 × -3 तो +18, नेक्स्ट -2। सो एरिया इक्वल्स टू हाफ, 18 में से आपका चला गया 6 तो 12 और ये 6 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला, वो क्या है 6 स्क्वायर यूनिट आई। तो कैसे इवैल्यूएट किए, फर्स्ट रो के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसका एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी है जो थोड़ा आसान है, कैसा होगा वो ऑब्जेक्टिव मेथड वो देखते हैं। बट इसको फिर जो ऑब्जेक्टिव मेथड मैं बताता हूँ उसको आप स्कूल एग्जाम में, अपने CBSE के स्कूल एग्जाम में या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो उसमें यूज नहीं करना है आपको, है ना। सो ऑब्जेक्टिव मेथड, एरिया निकालना है तो हाफ लिखो और a - b लिखो। फर्स्ट रो में a - b करना है, यानी x1 - x2 y1 - y2, a - b कर दिया। सेकंड रो में a - c कर देते हैं, x1 - x3 y1 - y3। इससे भी आपको एरिया आ जाता है। फर्स्ट रो में मैंने किया a - b, सेकंड रो में मैंने किया a - c। वैसे कोई भी 2 वर्टेक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, a - b a - c मैंने किया, आप a - b और सेकंड रो में b - c कर दो या c - a कर दो, कैसे भी आप कर सकते हो। दोनों वर्टेक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगी। अब इसके हेल्प से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, सेम इसी क्वेश्चन को, है ना। एरिया हाफ a - b कर रहे हैं तो 2 - -1 तो क्या हो गया 3 3 - 0 3, फिर a - c करना है 2 - 5 -3 3 - 2 1। सो हाफ 3 और -3 × 3 -9 तो +9, रिजल्ट क्या है 6 स्क्वायर यूनिट। तो किसी भी रो या कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड करें, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है ना। सो अगर कोई भी, बट इस मेथड को जो है वो हम स्कूल एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात को बस ध्यान रखना। जब आप सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसे मत सॉल्व करना, आप इसी तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि स्कूल में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ओके, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है।
ये A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D, है ना। ये जो है हमारा वो है 2,1। नेक्स्ट जो है ये 5,3। नेक्स्ट जो है ये 7,8 and this one is 0,4, है ना। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, इसको दो डिफरेंट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं और एरिया निकाल लेते हैं दोनों का इंडिविजुअल, है ना। सो हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लें इसको, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट half area of triangle ABC प्लस, और इसका मॉड लेना है, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसका भी मॉड लेना है। दोनों को मतलब इसका एरिया निकाल करके अगर निगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव बनाना है, ये भी अगर निगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव एरिया को आपस में ऐड करना है। ऐसा नहीं करना है फर्स्ट का एरिया -5 आया, सेकंड का एरिया +12 आया तो हो गया 7, ऐसा नहीं। ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, 12 + 5 17 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सो देखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ, डिटरमिनेंट बनाना है ABC से, तो ABC से डिटरमिनेंट बना लो, क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा मेरा 2 1 1 5 3 1 7 8 1 प्लस हाफ और 2 1 1 7 8 1 एंड 0 4 1। अब अगर इसको सॉल्व करें, हाफ और मॉड लेना है, 2 लिखा हमने, कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम रो कैंसल, 3 - 8 3 - 8। नेक्स्ट -1 लेना है आपको, ये रो कॉलम कैंसल, 5 - 7 5 - 7। नेक्स्ट लेना है +1, ये कैंसल, 8 5 जा 40 40 - 21 40 - 21। ये हो गया हमारा इस पार्ट का एरिया, है। और सेकंड पार्ट इसको इवैल्यूएट करना है, तो हाफ और हाफ दिख रहा है, ठीक है, हाफ और मॉड 2 लिया हमने, ये कैंसल, 8 - 4, फिर इसमें कॉलम 1 के थ्रू, चलो -1 ये कैंसल, कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं ना। नेक्स्ट -7 1 - 4 और थर्ड पार्ट अपना 0 है। अब इसकी वैल्यू देखिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉड 3 - 8 -5 -5 × 2 -10 और रिक्वायर्ड एरिया हाफ, ये हो गया हमारा -10 फिर ये 5 - 7 -2 × -1 +2। नेक्स्ट 40 - 19 +19, फिर से हाफ, 4 × 2 = 8, नेक्स्ट +21। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 19 × 21, 21 में से 10 चला गया, 21 में से 10 गया तो 11/2 प्लस 21 + 8 हो गया आपका 29 29/2।
तो रिजल्ट आ गई 40/2, दैट मीन्स 20 स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आ गया हमारा 20 स्क्वायर यूनिट। आपको ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना चाहिए, है ना। ये मैं सेकंड एग्जांपल है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के लिए होता है, तो जो भी क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया, आप इसका सॉल्यूशन खुद से करके देखो और आंसर मैच करो कि सही है या नहीं। हो सकता है मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ये सही ही होगा, हो सकता है मैं करते समय मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स कैलकुलेशन, तो वो आप देख सकते हो, है ना। एंड कहीं पे मिस्टेक अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। इसका भी एक शॉर्टकट मेथड होता है जो बहुत ही आसान है। देखो शॉर्टकट मेथड्स आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये अपना खुद का डेवलप किया होता है। ये धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते करते चीज़ों को सीखते हैं और इसको जनरेट करना होता है। तो ये जो भी मैं ऑब्जेक्टिव मेथड बताता हूँ, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल प्रैक्टिस से आया है, खुद से रिसर्च करके आया है। तो ये आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है। आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो एक ऑब्जेक्टिव मेथड मैं बता रहा हूँ, जो इतना कैलकुलेशन हुआ, इतने कैलकुलेशन को करने में आपको 5 से 10 मिनट्स का टाइम लगा। अभी मैं 30 सेकंड्स में कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट में कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, ये बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मेथड, एरिया इज इक्वल टू क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ। फर्स्ट रो में आपको फर्स्ट डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस सी, और सेकंड रो में आपको सेकंड डायगोनल सब्ट्रैक्ट करना है, b माइनस डी। क्या है इसका मतलब, मैं समझाता हूँ अभी, और इससे 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखते हैं एरिया, हाफ a माइनस सी, 2 माइनस 7 माइनस 5, x को सब्ट्रैक्ट करना है, y को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 8 माइनस 7, फिर b माइनस डी करना है, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 4 माइनस 1। सो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगी हाफ मॉड माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 5 और प्लस 35। सो ये हो गया 40/2 क्या 20 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट। तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन था स्टूडेंट्स, बट यही है ऑब्जेक्टिव मेथड है, स्कूल एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो एरिया को फाइंड करने का ये मेथड होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। तो एरिया और भी बहुत सारे चीज़ें आती है, पेंटागन, हेक्सागन, सब में ऑब्जेक्टिव होता है, बट आपको जो है सब्जेक्टिव मेथड से करना है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कोई भी पॉलीगॉन है उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करो, हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के पॉजिटिव बनाओ और आपस में ऐड कर दो। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा है इसका, अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम यूज करते हैं सेकंड लेस को। सो फॉर 3 points to be collinear, for 3 points to be collinear, for 3 points to be collinear, 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर होना है, सपोज एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B की कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। और इस 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर होना है तो कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा तो एरिया क्या हो जाएगी 0। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू 0। तो हाफ और जो डिटरमिनेंट हम बनाते हैं हाफ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल कह सकते हैं फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर इफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 should be equals to 0। अब इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इन जनरल। एक तो डायरेक्ट 3 पॉइंट्स दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो आप उसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करोगे। अगर 0 आया तो कोलिनियर, 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहीं पे भी पॉइंट्स लिख दिया गया 2 3 5 7 अल्फा 8, कहीं अल्फा लगा दिया या कुछ भी अननोन क्वांटिटी डाल दिया, x डाल दिए x, 8, उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। तो सेम प्रोसेस करना है, यही चीज अप्लाई करना है, इक्वल टू 0 करना है, वो अननोन क्वांटिटी खुद ब खुद इवैल्यूएट हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं इसमें। एक A पॉइंट है जो है 2,5, एक B पॉइंट है जो है 0,7, एक C पॉइंट है जो है अल्फा -3, और पूछा जा रहा है अल्फा का वैल्यू क्या होगा फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। फाइंड अल्फा इफ A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स, A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो बहुत ही सिंपल है, वही काम करना है आपको। क्या करना है, तो इस तीनों पॉइंट के हेल्प से डिटरमिनेंट बनाना है, 0 से इक्वेट करना है, तो हो जाएगा हमारा 2 5 1 0 7 1 अल्फा -3 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज़्यादा 0 है। तो पहला एलिमेंट हो गया 2, कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसल, 7 और माइनस माइनस +3, दूसरा पार्ट 0 ही है तो -0 प्लस अल्फा, ये कैंसल, 5 - 7 इज इक्वल टू 0। सो 7 3 10 10 2 जा 20। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट आपका ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे आपका भी फास्ट हो जाएगा। जैसे मैं जो भी चैप्टर्स फर्स्ट बताया, एक्सरसाइज 1 बताया, तो एक्सरसाइज 1 का पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर ये पार्ट में आओ, फिर इसका प्रैक्टिस कर लो, एंड देन तो आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो जैसे मैं स्पीड में बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये हो गया 20 प्लस अल्फा 5 - 7 - 2 इज इक्वल टू 0। सो 20 इज इक्वल टू हो जाएगी 2 अल्फा, 20 इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ गया 10 हमारे पास। तो अल्फा का आंसर क्या आ गया आपका 10। तो इस तरह से अगर 3 पॉइंट्स गिवन है उसमें से कोई भी एक पॉइंट फाइंड करना है तो जो है हम लोग इस टाइप से इवैल्यूएट कर सकते हैं उसको। ओके। अच्छा एक और चीज होता है कि मान लो ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल तो बना रहा होगा, उस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है 20 स्क्वायर यूनिट, एरिया ट्रायंगल का 20 स्क्वायर यूनिट गिवन है और उसमें किसी एक वर्टेक्स में अल्फा डाला हुआ है, तो वहां पे हमेशा अल्फा का 2 आंसर आएगा। कैसे, तो जो हम लोग एरिया का कंसेप्ट लगाएंगे हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे आप ध्यान रखना मॉड वर्ड यूज होता है, वो मॉड हटेगा तो ये 20 जो है ना प्लस माइनस 20 होगा, तो एक बार प्लस 20 लेकर के अल्फा का आंसर आएगा, एक बार माइनस 20 लेकर के अल्फा का आंसर आएगा। तो जब भी एरिया गिवन होगा ना तो हमेशा जब आप इक्वेट करोगे तो राइट साइड प्लस माइनस कर दोगे। जैसे 20 एरिया गिवन है, एक जगह कर दिया आपको कि अल्फा का वैल्यू निकालना है जिसके लिए एरिया 20 है। ट्रायंगल के केस की बात कर रहा हूँ, कोलिनियरिटी का बात नहीं कर रहा हूँ। कोलिनियरिटी में तो 0 ही होता है, 0 के आगे प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है और उसमें वर्टेक्स दिया हुआ है और एक वर्टेक्स का कोई कंपोनेंट मिसिंग है और उसकी एरिया गिवन है, तो एरिया जो भी गिवन है 40 गिवन है, 20 गिवन है, 10 गिवन है, कई क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको उसके आगे प्लस माइनस लगा देना है। इससे आपका 2 आंसर निकल के आएगा। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो आपका एक ही आंसर आएगा जो कंप्लीट ट्रू नहीं है। आपका एक आंसर तो मैच कर जाएगा पर वो कंप्लीट ट्रू नहीं होगा। सो थर्ड केस, सो 2 एप्लीकेशंस हमने देखा, एक तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एंड सेकंड एप्लीकेशन हमने देखा यहाँ पे फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। अब नाउ नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मुझे देखना पड़ता है टाइम जोन की किस टाइम जोन में चल रहे हैं। सो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। इक्वेशन
स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी मैं एस टी लिखूंगा ना तो स्ट्रेट हो जाएगा वो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू two given points passes through two given points A x1 y1 and B x2 y2। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। आप जानते हो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, A पॉइंट गिवन है x1 y1, एक B पॉइंट गिवन है x2 y2, और मुझे क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इस पे खुद से एज्यूम कर लेना है हमें एक की पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। अब हमें कहा जाएगा इसका इक्वेशन लिखने के लिए, तो 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो गया, तो इसका इक्वेशन ऐसा होगा x y1, ये जो अपने मन से ये ले लेना है। नेक्स्ट तो यहाँ गिवन होगा x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज कोई लाइन है हमारे पास, कोई एक लाइन है और उसका इक्वेशन लिखना है। एक लाइन है वो पास कर रहा है 3,4 से एंड 2,5 से, और कहा जाए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज डिटरमिनेंट बनाना है। अपने मन से फर्स्ट रो में लिखना है x y 1, सेकेंड रो में लिखना है आपको 3 4 1, और थर्ड रो में जो लिखना है 2 5 1। खैर ये सब ऊपर नीचे इंटरचेंज भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दो, तो x लिखो, x लिखा हमने, corresponding रो एंड कॉलम डिलीट, 4 - 5 -1। नेक्स्ट हो गया -y, इसका पोजीशन साइन नेगेटिव होता है, ये और ये कैंसिल, 3 - 2 जो आया 1, एंड नेक्स्ट है +1, और यहाँ पे भी corresponding रो कॉलम कैंसिल कर दे, ये कैंसिल, 15 - 8 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आ गया आपका -x -y +7 इज इक्वल टू 0। इन जनरल सारे टर्म्स को पॉजिटिव में रखते हैं, तो आगे एक स्टेप और लिख लें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x + y -7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स यही था एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जो हमने पढ़ा यहाँ पे। फर्स्ट डिटरमिनेंट था, उसके बाद इसका एप्लीकेशन था। इस एप्लीकेशन में हमने कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। दो एक्सरसाइज हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। अदर मैं जो बताता हूँ, अदर कोई भी बुक्स बना सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन बैंक बना सकते हो, बुक्स बना सकते हो, आरडी शर्मा की बुक बना सकते हो, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टडी मटेरियल्स को बना सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट यूनिवर्सल, क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी कह देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी इन जनरल बहुत सारे बच्चों के पास होता है, बट आप किसी भी बुक से करो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये हो गया, एंड जो डिफिकल्टी आता है वो मेरे से आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस में डाउट आते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जो भी वीडियो आप कंसंट्रेट होकर पूरा फुल वीडियो देखा करो, एंड काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आपका बन जाएगा आसानी से, है ना। तो धीरे धीरे एक कोऑर्डिनेशंस टीचर के साथ बनते हुए आपको मेरी भी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे समझ में आएगी। जो मैं पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग है मेरा, वो अच्छे से आप कैच कर पाओगे। सो ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेरा थर्ड डिटरमिनेंट का लेक्चर होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें कवर करूंगा मैं एक्सरसाइज 4.2 को, है ना। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, उससे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स ओके। इसमें जब कहीं पे मैं ऑब्जेक्टिव चीज़ें बताया हूँ, वो ऑब्जेक्टिव चीज़ें आप स्कूल एग्जाम में मत अप्लाई करना, बट ऐसे ओवरऑल आप यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर को वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, अपने
फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हो, टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हो क्विक आंसर निकाल करके। सो ये सब है ना। रेस्ट ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए आगे आप देख सकते हो पार्ट 3।